हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमने हमारा जो पीएचपी की सीरीज़ है वहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो आएगा ऑपरेटर्स इन पीएचपी। कि जब पीएचपी में हम ऑपरेटर्स पढ़ते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एक टर्म की बात करें ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर्स होते क्या हैं? बेसिकली एक ऐसे सिम्बल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अरिथमेटिक या फिर जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो हम परफॉर्म करते हैं। अब आपने हमेशा एक माइंड में रखना है कि जब भी हम ऑपरेटर की बात करते हैं, हमेशा जो बच्चे होते हैं वो दो चीज़ों में कन्फ्यूज़ होते हैं। एक वो कन्फ्यूज़ होते हैं किसमें, ऑपरेटर में। और ऑपरेटर चलो वो समझ जाते हैं, पर कई बार जो एग्जामिनर है वो ऑपरेंड भी देता है, वो एक टर्म यूज़ करता है ऑपरेंड। तो ऑपरेटर आपने याद रखना है, ये सर हमारे पास सिंबल होता है जो ये बताने का काम करता है कि आप किस टाइप की कैलकुलेशंस परफॉर्म करना चाहते हो। तो सिंबल जो ये करता है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, टाइप ऑफ कैलकुलेशन। टाइप ऑफ कैलकुलेशन बोल लो या फिर आप कुछ भी और चीज़ बोल सकते हो, जैसे हम क्या चीज़ सेक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो टाइप ऑफ कैलकुलेशन ईजी रहता है। देन बात आ जाती है ऑपरेंड की। तो ऑपरेंड क्या होता है, जिसके ऊपर आप टाइप ऑफ कैलकुलेशन, जिस टाइप की कैलकुलेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एन ऑपरेटर। तो ऑपरेटर कहाँ पे यूज़ करेंगे, किसी ना किसी हम ऑपरेंड के ऊपर यूज़ करेंगे। तो ऑपरेंड क्या होती है हमारे पास, एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू जहाँ पे आप कोई ना कोई एक्शंस या फिर कोई ना कोई एक तरीके से एक्सप्रेशन है उसको आप इवेलुएट करोगे। एग्जांपल ले लेते हैं एक छोटा सा, ताकि आपको और क्लेरिफाई हो जाए। एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 2+4। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 2 लिखा है और यहाँ पे 4 लिखा है। और बीच में मैंने क्या यूज़ किया है, बीच में मैंने एक सिंबल यूज़ किया है। तो जो बीच का सिंबल है जो एक्चुअल में बताने का काम कर रहा है कि आपको किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, ऑपरेटर बन जाता है। अब मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं है प्लस क्या है। प्लस बेसिकली दो वैल्यू को प्लस करेगा या फिर ऐड करने का काम करेगा। तो ये किस टाइप का ऑपरेटर हो जाएगा, जहाँ पे आप क्या करेंगे, दो वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे जो एक पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 और 4। तो यहाँ पे दो 2 और 4 क्या है, जिनके ऊपर आप क्या करोगे, एक्चुअल में प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। तो 2 और 4 क्या है, यहाँ पे ऑपरेंड्स हैं आपके। ऑपरेंड्स मतलब जो एक्चुअल में वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर आपने कोई ना कोई एक्शन या फिर कोई ना कोई टाइप ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो छोटे पॉइंट्स हैं पर डाउट आते हैं बच्चों में काफ़ी, तो इनको आप क्या करना है, अलग से बॉक्स में इसको नोट कर लेना। ओके, ऐसे करके आपने बॉक्स में इसको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। तो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे जैसे थ्योरी में दे रखा है किस चीज़ को, कि जब हम ऑपरेटर पढ़ते हैं पीएचपी में, तो उनको हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं उनको। तो कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर आता है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, फिर आते हैं लॉजिकल, देन स्ट्रिंग, देन हमारे पास कंबाइंड ऑपरेटर। ओके, तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। अब देखो ऑपरेटर सबसे पहले ऐसा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसके नाम से आपको क्लैरिफाई हो रहा है कि कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होंगे जो वैल्यू को देने का काम करेंगे, असाइन करने का काम करेंगे। तो उनको हम क्या बोल देते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोल देते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखा है, असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन अ वैल्यू। क्या करता है ये कोई ना कोई वैल्यू असाइन करने का काम करता है, किसको, वेरिएबल को। और हमने बेसिकली स्टार्टिंग से जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो मैं हमेशा एक टर्म यूज़ करता हूँ, वेरिएबल। तो वेरिएबल मतलब मेमोरी में एक एरिया जहाँ पे आप कोई ना कोई वैल्यू को स्टोर करोगे। तो अगर आपको कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए आप क्या करते हो, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, उसके बाद आप इक्वल टू का यूज़ करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, कोई भी वैल्यू है वहाँ पे यूज़ करते हो। तो इसका मतलब है कि जो इक्वल टू आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तो वो किसका काम कर रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर का वो काम कर रहा है। तो यही वही लिखा है यहाँ पे, असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल डायरेक्टली, या तो आप उसको डायरेक्टली दे सकते हो या फ्रॉम अनदर वेरिएबल। या तो आप डायरेक्टली दे सकते हो या तो आप अनदर वेरिएबल के थ्रू आप भी दे सकते हो। और इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इक्वल टू करेक्टर का हम यूज़ करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोल देते हैं। तो कल को मैं आपसे एग्ज़ाम में ये पूछूं या फिर आपसे मैं एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन डाल दूं कि आप मुझे बताओ, जो इक्वल टू ऑपरेटर है, जो इक्वल टू आपका ऑपरेटर होता है, इसको और किस नाम से हम जानते हैं, तो हम बोलते हैं सर इसको असाइनमेंट ऑपरेटर। कि आप क्या कर रहे हो, वैल्यू असाइन कर रहे हो। तो वैल्यू आप दो तरीके से असाइन कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका आपका आ गया, आप सिंपली क्या करो, एक आपने वेरिएबल बना दिया और जो आपकी इक्वल टू के बाद आपने क्या किया, राइट हैंड साइड में वो वैल्यू लिख दी। इससे क्या होगा, इससे सिंपल यही चीज़ होगी कि जो आपकी फोर वैल्यू है वो कहाँ पे चली जाएगी, एक मेमोरी होगी, है ना, एक सिंपल से एक मेमोरी होगी। उस मेमोरी का नाम क्या होगा, माई वेरिएबल।
ओके, माई वेरिएबल करके नाम होगा, उसके अंदर कितना डाटा चला जाएगा, 4 डाटा चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो इक्वल टू क्या काम कर रहा है, असाइन करने का काम कर रहा है कि ये मेमोरी है, इस मेमोरी के अंदर कौन सी वैल्यू असाइन हो जाएगी या फिर कौन सी वैल्यू चली जाएगी, तो वो 4 वैल्यू चली जाएगी। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास मैंने कंडीशन बताई कौन सी, आप और किस वे से वैल्यू दे सकते हो। तो मान लेते हैं आपके पास एक वेरिएबल है माई वेरिएबल, तो माई वेरिएबल के अंदर कितना पड़ी है वैल्यू, अभी सर हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यू पड़ी है। अब मैंने क्या किया, इसी वैल्यू को उठाकर आप एक नई मेमोरी लोकेशन में डाल दो। उस मेमोरी लोकेशन का नाम लिख दिया मैंने, मान लेते हैं मैंने लिख दिया न्यू वैर, कि एक मेरा नया वेरिएबल है। तो हुआ कुछ नहीं, जो ये वाली वैल्यू थी रैम के अंदर, इस वैल्यू को ये कॉपी कहाँ पे चली जाएगी, मेरी जो दूसरी मेमोरी मैंने बनाई है न्यू वैर करके, उसके अंदर चली जाएगी, है ना। तो वही मतलब है यहाँ पे भी कि जो इस मेमोरी के अंदर, इस मेमोरी का नाम क्या है, माई वैर, जो मैंने ऊपर बनाई हुई है ना ये वाली, इस मेमोरी का जो डाटा है वो मेरी नई मेमोरी के अंदर चला जाएगा। तो इसको भी हम किसकी हेल्प से यूटिलाइज कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, या फिर जिसको आप क्या बोलते हो, इक्वल टू कैरेक्टर भी बोलते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक हैं, इजी हैं, समझ आ गई होंगी, ज़्यादा टफ नहीं है यहाँ पे कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, बेसिकली वैल्यू असाइन करने का वो काम करता है। देन हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बेसिकली वही ऑपरेटर जिनको आप मैथ्स में पढ़ते आ रहे हो बचपन से, कि प्लस प्लस का मतलब क्या होगा, आप किन्हीं भी दो वैल्यू को प्लस करोगे, जैसे 3 + 2 कितना आएगा, 5 आएगा। वैसे ही माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई किन्हीं दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए, वैसे ही डिवीज़न के लिए आप यूज़ करते हो फॉरवर्ड स्लैश का। अब आप इसको ऐसे नोट कर सकते हो ना अलग से, क्योंकि यहाँ पे डिवीज़न का वैसे नहीं दे रखा है, पर जो ये सिंबल होता है इसको हम फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। इसको यहाँ पे लिखा नहीं है इन्होंने, तो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ, इसको आप क्या बोलते हो, फॉरवर्ड स्लैश बोलते हो। तो कल को मान लेते हैं ये नहीं लिखा होगा कि डिवीज़न के लिए आप कौन सा सिंबल का यूज़ करते हो, तो वहाँ पे सिंबल का नाम ऐसे लिखा होगा फॉरवर्ड स्लैश, तो आपने उस टाइम पे इसको टिक करना है फॉरवर्ड स्लैश को। तो वही आ गया, 9 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है आपके पास आंसर, 3 आता है। देन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप रेड मार्क या फिर स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है, या फिर जो मॉडुलस होता है वो क्या काम करता है। तो मॉडुलस हमेशा क्या करता है, वैल्यू का रिमाइंडर रिटर्न करने का काम करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें थ्योरी में नहीं लिखी हैं, यहाँ पे सिंपल आप इसको नोट करोगे कि सर ये क्या करता है, इट रिटर्न्स ओनली रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर जिसको आप क्या बोलते हो, शेषफल बोलते हो हिंदी में ना, शेषफल जिसको आप बोलते हो, वो रिटर्न कौन करता है, हमारे पास ये वाला सिंबल। ओके, इसको आप क्या बोलते हो, समटाइम परसेंटेज का सिंबल भी बोलते हो। ठीक है, यहाँ पे तो चलो यहाँ पे ऐसे लिखा है, पर इसको आप जैसे नोट करते हो तो आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हो, परसेंटेज की वो में। तो यहाँ पे देखो 10 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो क्या होगा, जैसे आप नॉर्मली देखोगे 3 यहाँ पे आएगा, 10 आ गया, 3 3 का 9, तो कितना बच गया, एक बच गया ना। तो आउटपुट में रिजल्ट में कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा। तभी यहाँ पे कितना लिखा गया है, 1 लिखा गया है। और इस अर्थमेटिक ऑपरेटर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्पेशली मतलब स्टार मार करके नोट कर लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, या फिर जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो किन्हीं दो वैल्यूज़ में कोई रिलेशन बताने का काम करते हैं। अब देखो जब हम रिलेशन बताने की बात करते हैं तो रिलेशन हमेशा क्या हो सकते हैं, आप बोल सकते हो, जैसे मैं बात कर लेता हूँ कि सिंपली मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आपके और आपके फ्रेंड के बीच में रिलेशन क्या है, तो एक कोई बोलेगा कि सर अच्छा है, कोई बोलेगा बुरा है। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमेशा कोई ना कोई बूलियन वैल्यू रिटर्न करेंगे, मतलब या तो कोई चीज़ हो सकती है या तो कोई चीज़ नहीं हो सकती है। तो हमेशा याद रखना है, जो भी रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं इनकी जो आउटपुट आती है, इनका जो रिज़ल्ट आता है, चाहे आप आउटपुट बोल लो चाहे आप रिज़ल्ट बोल लो, वो हमेशा किस में आता है, वो सर हमेशा बूलियन वैल्यू में आता है। ओके, बूलियन वैल्यू क्या हो सकती है, या तो कोई वैल्यू ट्रू हो सकती है या तो कोई वैल्यू क्या हो सकती है, फॉल्स हो सकती है ना। तो ट्रू के लिए हमें बताइए 1 इज़ इक्वल टू ट्रू, और अगर 0 आएगा तो 0 इज़ इक्वल टू फॉल्स। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, आपको बताने का काम करते हैं कि जो आप कंडीशंस या फिर जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो वो एक्चुअल में कैसी हैं, वो मैच कर रही हैं नहीं कर रही हैं, कोई चीज़ किसी से बड़ी है, कोई चीज़ किसी से बड़ी नहीं है, कोई किसी के बराबर है, कोई किसी के बराबर नहीं है। जो भी सारी चीज़ें होती हैं रिलेशन में, जो भी चीज़ें आप सोच सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है इक्वल टू ऑपरेटर, तो इक्वल टू ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इक्वल टू,
जो आप डबल बार इक्वल टू लिखते हो ना, इसका मतलब होता है इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, जब आप, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है कि आपके पास एक मेमोरी है x, उसके अंदर 3 है, वैसे ही मेमोरी है एक आपकी y, उसके अंदर कितना है, यहाँ पे 5 है। अब मैं आपसे बोलूँ 3 और 3 क्या मतलब 5 के बराबर है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना 3 इज इक्वल टू 5, 3 5 के बराबर है सर, नहीं है, तो इसका मतलब है रिजल्ट हमें क्या आएगा, फॉल्स आएगा। वैसे ही अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार कर सकते हो नोट, इसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू, है ना। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ कि जो 3 है, 3 इज़ नॉट इक्वल टू 5। देखो है कुछ नहीं, बस घुमा के मैंने पूछ लिया। पहले जैसे मैंने पूछा कि आप मुझे बताओ क्या 3 के बराबर, मतलब 3 और 5 बराबर हैं, आप बोलेंगे सर नहीं है। अब मैंने यही चीज़ घुमा के आपसे पूछ ली, क्या 3 5 के बराबर नहीं है। देखिए समझ रहे हो ना क्या पूछ रहा हूँ मैं, क्या 3 5 के बराबर नहीं है। तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो ठीक बोल रहे हो आप कि 3 5 के बराबर नहीं है, तो ये वही यहाँ पे लिखा है। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि 3 इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तभी यहाँ पे क्या रिटर्न होके आया, ट्रू रिटर्न होके आया। तो जो मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अलग से हाईलाइट करके नोट करना है। बाकी देखो लेस देन सभी को पता होता है, लेस देन का मतलब क्या होता है कि कोई वैल्यू किसी से छोटी है कि बड़ी है। तो वही मैंने बोल दिया कि 3 इज़ लेस देन 5, हाँ तो सर ये बात भी ठीक है, ट्रू आएगा यहाँ पे। अगर मैं ग्रेटर देन की बात कर लूँ, 3 इज़ ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे ये क्या फॉल्स है, तो फॉल्स आउटपुट में आएगा आपके पास। देन मैं बात कर लेता हूँ लेस देन और इक्वल टू, कि या तो वो लेस देन हो सकता है या तो वो बराबर हो सकता है ना। अब लेस देन इक्वल टू क्या होता है, अगर आप इसको थोड़ा वैसे देख लो, तो अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास 3 है और यहाँ पे मेरे पास 5 है, तो मैंने बोल दिया कि 3 और लेस देन इक्वल टू। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो चेक किया जाएगा 3 लेस देन 5, तो ये क्या है, ट्रू है। सेकंड केस में अगर ये चीज़ ठीक नहीं होती तो मैं क्या चेक करता, मैं चेक करता कि 3 इक्वल टू 5 है कि 3 5 के बराबर है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ मेरी ट्रू होती, क्योंकि यहाँ पे देखो सेकंड स्टेटमेंट तो मेरी फॉल्स है कि 5 के बराबर तो नहीं है, पर इन दोनों में से अगर कोई भी स्टेटमेंट मेरी ट्रू होती तो मैं आउटपुट में क्या रिजल्ट करता, ट्रू मैं रिजल्ट कर देता। बस ये फंडा है यहाँ पे, कि अगर 3 5 से छोटा तो है और 3 5 के बराबर तो नहीं है, पर छोटा तो है ना, मतलब दोनों में से एक कंडीशन तो मेरी ट्रू हो रही है ना, तो मैं आउटपुट में क्या रिटर्न कर दूंगा, ट्रू मैं रिटर्न कर दूंगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। चल मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, इसी स्टेटमेंट को हम अलग से कर देते हैं। जैसे मैं मान लेते हैं, मैंने लिख दिया कि 3 इज़, या फिर इसको मैं ऐसे करता हूँ कि 3 इज़ लेस देन 2, और या फिर लेस देन 2, एंड सेकंड मैंने कर दी क्योंकि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। ये मैंने दूसरी स्टेटमेंट बना दी यहाँ पे अलग से आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट केस आप क्या चेक करोगे, आप देखोगे, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 3 इज़ लेस देन 2, सर यहाँ पे सर फॉल्स है, 3 2 से तो छोटा है नहीं। सेकंड क्या आप चेक करोगे, क्या 3 2 के बराबर है, सर ये भी बराबर नहीं है, तो इस टाइम पे क्या है, दोनों स्टेटमेंट मेरी फॉल्स है। अगर दोनों स्टेटमेंट मेरी फॉल्स है तब मुझे आउटपुट में क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स मुझे आउटपुट में रिजल्ट आएगा। तो ऐसे करके आपने बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती है वो अंडरस्टैंड करनी होती है, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं चीज़ें, बस आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि जो यहाँ पे एग्ज़ाम में ये सिंबल लिखे होते हैं इनका मतलब क्या होता है। तो वही लिखा है लेस देन, या तो वो लेस देन हो या तो वो क्या हो, उसके बराबर हो। तो वही जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। देखो पहली स्टेटमेंट ही ट्री होगी कि 3 क्या है, 5 से छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। दूसरी कंडीशन मैंने आपको समझाई दी कि फॉल्स कब आएगा, तब दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, मेरी गलत हो जाएंगी। देन नेक्स्ट आ गया हमारे पास ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू उनको क्या बोलते हैं, देख यहाँ पे बोला है 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। देखो 3 5 से बड़ा तो नहीं है, पहली बात तो ये गलत होगी। दूसरा 3 5 के बराबर है, नहीं है, तो इस टाइम पे दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, तब हमारे पास आउटपुट में कितना आएगा, फॉल्स आएगा। तो याद रखना है जब भी हम रिलेशनल ऑपरेटर की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिकली रिलेशन चेक करते हैं दोनों के बीच में, कि वो दोनों रिलेशन आपस में उनका इक्वल है, नॉट इक्वल टू है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा या फिर बराबर है, कौन सा छोटा या फिर बराबर है। वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, रिलेशन चेक करते हैं किसके बीच में, अलग अलग जो हमारे पास ऑपरेंड्स होते हैं, है ना, अलग अलग हमारे पास क्या होते हैं, ऑपरेंड्स होते हैं। समझ आएगा ना, ऑपरेंड हम किसको बोलते हैं, जो एक्चुअल वैल्यू होती है। तो मैंने आपको ऊपर यहाँ पे लिखा दिया है, एक्चुअल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं।
देन नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ऑपरेटर, उनको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, इनको आप नोट करोगे, इनका हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। मतलब ऐसे ऑपरेटर जो किसके ऊपर काम करते हैं, वो हमेशा काम करते हैं, बेसिकली बात कर लेते हैं, वो लॉजिक के ऊपर काम करते हैं। और जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, आपने हमेशा रखना है कि लॉजिकल ऑपरेटर भी हमें क्या रिटर्न करते हैं, हमेशा बुलियन वैल्यू ही रिटर्न करते हैं। जैसे ऊपर हमने देखा ना, रिलेशनल हमें क्या करते हैं, बुलियन वैल्यू देते हैं, तो वैसे ही लॉजिकल ऑपरेटर भी हमें क्या देते हैं, बुलियन वैल्यू एज एन आउटपुट हमें प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो जैसे फर्स्ट यहाँ पे आ गया, फर्स्ट कौन सा है, यहाँ पे एंड, ए एंड डी लिखा हुआ शॉर्ट। तो एंड जब लिखा है तो ये रिटर्न करता है, ये रिटर्न कब करेगा, रिटर्न ट्रू कब करेगा, जब दो या दो से अधिक रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होंगे, ट्रू होंगे, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है, अगर सिंपली यहाँ पे अगर आप देखो, देखिए इससे पहले ना आपको छोटे मोटे गेट्स के बारे में पता होना चाहिए और एंड ऑपरेटर काम कैसे करता है उसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो इसको मैं आपको थोड़ा ऐसे बता देता हूँ। जब आप क्या करोगे, एक कंसेप्ट आता है कौन सा, लॉजिक गेट्स का, क्योंकि आपको वो चीज़ें समझने, पहले ये बेसिक चीज़ें हैं वो अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो होता क्या है, जब आप लॉजिक गेट्स पढ़ते हो तो वहाँ पे आप 3 टाइप के गेट्स पढ़ते हो। कौन कौन से पढ़ते हो, इनको हम बोलते हैं बेसिकली, हमारे पास बेसिक गेट्स जिसको बोलते हैं। एक आप पढ़ते हो एंड, एक आप पढ़ते हो और, लास्ट आप पढ़ते हो नोट। अब देखो, जब हम बात कर लेते हैं एंड गेट की, एंड गेट क्या बोलता है, एंड गेट बोलता है कि इसका अगर आप ट्रुथ टेबल देखो, इसका मैं आपको ट्रुथ टेबल बना देता हूँ। जब आपके पास दो वैल्यूज़, वैल्यू मैंने कर दी ए और वैल्यू मैंने कर दी बी। ओके, अब आपने यहाँ पे नोट कर लेना है, यहाँ पे जो मैं वैल्यू बोल रहा हूँ, इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप ऑपरेंड्स बोल देते हो, है ना। वही चीज़ मैंने आपको बता दी, ए एंड बी। ए एंड बी क्या है मेरे पास, यहाँ पे इनपुट्स हैं, ठीक है। ए एंड बी क्या है हमारे पास, ए एंड बी, ये दोनों हमारे पास क्या हैं, इनपुट्स हैं। और इनपुट्स क्या होती है हमारे पास, इनपुट्स सर हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो ए एंड बी क्या है, इनपुट्स वैल्यू। और इसके बाद लास्ट में एंड क्या करता है, एंड बेसिकली एंड का जो सिंबल होता है वो ये वाला होता है, डॉट का। ओके, जब आप बात करते हो उसमें एक तरीके से जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वहाँ पे एंड होती है, उसके ऑपरेशन को डॉट से बताया जाता है, ए डॉट बी। अब होता है क्या, जब आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब आपके पास दो वैल्यूज़ होती हैं तो दो वैल्यू का अगर आपको पेयर निकालने हैं, कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, तो आपको हमेशा कितने निकालने हैं। जैसे हमेशा बाइनरी में जब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, हमेशा आपको देखनी है कितनी एक्चुअल वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास सिर्फ दो हैं, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 मतलब 4। इसका मतलब है आपके पास टोटल कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे। तो 4 पेयर कौन कौन से बन सकते हैं, जब मैं दोनों वैल्यू को ज़ीरो कर दूंगा, जब मैं दोनों में से एक वैल्यू को ज़ीरो, एक को वन कर दूंगा, फिर मैं एक को वन, दूसरे को मैं ज़ीरो कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, दोनों को वन कर दूंगा। तो ऐसे करके मेरे क्या हो गए, ये 4 पेयर बन गए। फर्स्ट पेयर मेरा ये बन गया, सेकंड पेयर मेरा ये बन गया, थर्ड पेयर मेरा ये बन गया और फोर्थ पेयर मेरा ये बन गया। ऐसे करके क्या किया आपने, 4 पेयर यहाँ पे बना दिए। मतलब आपने क्या किया, अगर आपके दो इनपुट्स थे तो आपने जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते थे वो आपने यहाँ पे बना दिए। अब जब बात कर लेते हैं हम एंड गेट की, तो एंड गेट बोलता है कि जब भी आप, एंड मतलब अगर आप वैसे समझो इसको, एंड गेट बोलता है कि जब भी आपकी दोनों वैल्यू अगर ज़ीरो हैं, है ना, दोनों वैल्यू ज़ीरो हैं, और ज़ीरो को ही हम क्या बोल देते हैं, फॉल्स बोल देते हैं। अगर आपकी दोनों वैल्यूज़ अगर ज़ीरो हैं तब आउटपुट में क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। इसके बाद ये बोलता है एंड गेट, अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू भी अगर ज़ीरो है, चाहे ए ज़ीरो है चाहे बी ज़ीरो है, तब भी मैं क्या आउटपुट में दूंगा, आपको ज़ीरो ही दूंगा। कि दोनों में से मुझे दोनों ही सेटिस्फाई चाहिए कंडीशंस, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन या फिर कोई भी इनपुट वैल्यू अगर फॉल्स है तो मैं आपको फॉल्स ही दूंगा। इसका मतलब है तीसरी स्टेटमेंट में भी क्या आ जाएगा, तीसरी जो इनपुट है उसके लिए भी वो कितना देगा, ज़ीरो देगा। और लास्ट में देखो, फर्स्ट इनपुट भी ट्रू है या फिर फर्स्ट वैल्यू भी वन है और सेकंड वैल्यू भी मेरी कितनी है, वन है। इस टाइम पे मुझे आउटपुट में कितना मिलेगा, यहाँ पे मुझे वन मिलेगा। तो ऐसे करके जो आपका ट्रूथ टेबल होता है एंड का, वो वर्क करता है। अब इसी चीज़ को हम ऐसे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं एक सिंपल सा। जैसे मैंने बोला कि इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 7, ओके। और वही एग्जांपल ले लेता हूँ मैं सिंपल सा जो वहाँ पे मैंने लिया था, जैसे यहाँ पे दे रखा था, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे दे रखा ना ये वाला,
ओके, इसी वे में एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड हो पाएँ। ओके, मैंने लिख दिया कि 5 इज़ ग्रेटर देन 7 एंड फिर मैंने बोल दिया 9 इज़ ग्रेटर देन 5। फिर मैंने कर दिया एंड। ये तो मेरे पे डिपेंड करता है ना कि मैं कितने एंड यूज़ करना चाहता हूँ। फिर मैंने बोल दिया कि 2 इज़ लेस देन 3। ओके, ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, 3 कंडीशन बना दी। अब आप मुझे खुद बताओ, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? जब आप मैं बोलूँगा 5 7 से बड़ा है तो आप बोलेंगे नहीं, नहीं का मतलब कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे तो एंड ही है तो इसको आप ऐसे रहने दो। फिर 9 इज़ ग्रेटर देन 5, सर ये स्टेटमेंट तो ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर से अगली स्टेटमेंट कितनी है, फिर से यहाँ पे एंड आ गया। फिर 2 इज़ लेस देन 3, तो सर ये ऑब्वियसली ये बात भी ट्रू है हमारे पास, 2 ऑब्वियसली 3 से छोटा होता है। फिर नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, अब इनके बीच में एंड चलेगा। अब एंड क्या बोलता है, अब देखो एंड का मैंने आपको बता ही दिया। एंड बोलता है अगर आपको दोनों में से कोई भी एक जो एक्सप्रेशन है या फिर दोनों में से कोई भी अगर एक आउटपुट आपकी ज़ीरो आएगी, है ना, अगर दोनों में से कोई भी मतलब इनपुट अगर आपकी ज़ीरो होगी या फिर जो भी वैल्यू इनमें से एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट आएगा वो अगर ज़ीरो होगा तो मैं आपको क्या रिटर्न में दूंगा, मैं आपको ज़ीरो रिटर्न में दूंगा। तो इन दोनों के लिए आउटपुट में कितना आएगा, ज़ीरो आ गया। फिर यही चीज़ हम अगले वाले के साथ करेंगे, एंड 1, क्योंकि हमारे पास अभी कितने एक्सप्रेशन थे, 3 एक्सप्रेशन थे, है ना। यहाँ पे ये वाला फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये सेकंड और ये वाला हमारे पास थर्ड। अब देखो फिर से 0 एंड 1, तो 0 एंड 1 इसका मतलब फिर से हमारे पास आउटपुट कितना आएगा, 0 आएगा। और 0 को ही हम क्या बोल देते हैं, फॉल्स हम बोल देते हैं। डन। ऐसे करके क्या हुआ, जो आपका एंड है उसने वर्क किया। तो ये वही चीज़ आप यहाँ पे समझो, यहाँ पे भी देखो वही चीज़ लिखी हुई है, कुछ नहीं लिखा है। रिटर्न की एंड क्या करता है, रिटर्न सिर्फ क्या करेगा, रिटर्न टू इफ़ टू और मोर रिलेशन एक्सप्रेशन आर ट्रू। मतलब सिंपल सा बोलने का मतलब है ट्रू या फिर 1 आपको कब रिटर्न करके देगा, जब 2 या 2 से अधिक सारे एक्सप्रेशन अगर ट्रू होंगे। ओके, सारे के सारे एक्सप्रेशन मतलब सारी वैल्यूज़ ट्रू होनी चाहिए, तभी मैं आपको ट्रू रिटर्न करूँगा, अदरवाइज मैं आपको ट्रू रिटर्न नहीं करूँगा। अब देखो यहाँ पे आप खुद ही देख लो, ए इज़ ग्रेटर देन बी, 7 हमारा 2 से बड़ा है, और एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, कि 7 हमारा सी से बड़ा है। तो देखो खुद बताओ, ये स्टेटमेंट तो ठीक है, 7 2 से तो बड़ा है, पर 7 9 से बड़ा नहीं है। तो जब जहाँ पे नहीं आ गया तो ज़ीरो आ गया, तो ज़ीरो के केस में आप क्या रिजल्ट देगा, वो आपको फॉल्स आपको रिजल्ट देगा। तभी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है। कि यही चीज़ आती है जब आप नॉर्मल एंड का यूज़ करते हो, और दूसरा एक तरीका आता है हमें यही चीज़ यूज़ करने के लिए, हम किसका यूज़ करते हैं, एंड का भी यूज़ करते हैं। चाहे आपको एग्ज़ाम में ऐसा एंड लिखा होगा, चाहे आपको डबल बार ऐसे करके लिखा होगा, इन दोनों का मतलब ही क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है कि एग्ज़ामिनर किस चीज़ की बात कर रहा है आपसे, लॉजिकल एंड की बात कर रहा है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया ना, ये वाला एंड गेट। ओके, तो एंड गेट की ही एग्जामिनर आपसे बात कर रहा है। तो ऐसे करके जो आपका एंड गेट है वो वर्क करता है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट आता है और, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, और गेट आता है। तो और गेट आप ऐसे भी लिखते हो, और अगर सिंबल लिखना होगा तो सिंबल की वे में आप ऐसे लिखते हो। जैसे एंड है ना, तो एंड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और एंड को आप सिंबल की वे में ऐसे भी लिख सकते हो। और एग्जाम में ना हमेशा सिंबल पूछे जाते हैं, नॉर्मल ए एंड डी कभी नहीं लिखा होगा, या फिर नॉर्मल ओ आर कभी भी लिखा होगा, हमेशा उन्होंने सिंबल यूज़ किए होंगे, हमेशा ये याद रखना। तभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर ऐसे दिए होगे तो उसको आप गलत नहीं कंसीडर कर सकते हो, पर सिंबल की बात हमेशा आपने सिंबल ही नोट करना है। अब यहाँ पे और दे रखा है, तो आपको आपको और भी समझना पड़ेगा कि और क्या होता है, और कैसे वो वर्क करता है। तो देखो सेकंड हमारे पास गेट आ जाता है, कौन सा, और गेट। अब और गेट क्या होता है, अगर आप और गेट का ट्रुथ टेबल देखोगे तो वही आ गया सिंपल, हम दो कंडीशंस ले लेते हैं या फिर दो इनपुट वैल्यू ले लेते हैं। इनपुट मेरी ए आ गई और बी आ गई, तो और क्या करता है, और को लिखने का तरीका होता है यहाँ पे प्लस आता है। तो ये भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एग्जाम पूछी जाती हैं, कि और गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस सिंबल का यूज़ करते हैं, प्लस सिंबल का यूज़ करते हैं। वहीं अगर हमें एंड गेट को रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके लिए देखो हम डॉट का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये छोटे पॉइंट्स आते हैं पर एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब जब और देखो फिर से वही दो इनपुट्स हैं, तो आपके पास कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो वही 2 की पावर 2, तो कितने 4। तो 4 कौन कौन से बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ऐसे करके आपने कितने कॉम्बिनेशन बना लिए, 4 आपने कॉम्बिनेशन बना लिए। अब देखो और गेट क्या बोलता है, और गेट बोलता है अगर
आपकी दोनों वैल्यू अगर फॉल्स होंगी तभी मैं फॉल्स आपको रिटर्न करके दूंगा। अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू भी अगर ट्रू है तो मैं ट्रू दूंगा। देखो यहाँ पे 0 1 था तभी इसने 1 दिया, 1 0 था तभी इसने 1 दिया, और ऑब्वियसली जब दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तब भी ये क्या करेगा, ट्रू आपको रिटर्न करके देगा। तो ऐसे करके जो आपका और गेट है वो वर्क करता है। और अगर अगर हम ऊपर वाले एग्जाम्पल के लिए ले लें यही कंडीशन, इफ़ मैंने बोल दिया क्या कंडीशन थी हमारे पास, 5 इज़ ग्रेटर देन 7, 5 इज़ ग्रेटर देन 7। फिर मैंने यहाँ पे, चलो मान लेते हैं अब मैंने सिंबल यूज़ कर लिया, ठीक है, तो मैंने ये भी यूज़ कर सकता हूँ, याद रखना है मैं तो ये भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे ये नहीं यूज़ करना है तो मैं आप और भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर आपने दो दो और लिख दिए। तो सिंपल बोलने का मतलब है या तो आप ये वाला सिंबल यूज़ करोगे, इसको भी हम लॉजिकल और बोलते हैं, या तो आप ओ आर भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो 5 इज़ ग्रेटर देन 7, फिर मैंने बोल दिया कि 9 इज़ ग्रेटर देन 7, और थर्ड मैंने ले लिया, ये करके ले लिया, ये भी यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। फिर मैंने बोल दिया 2 इज़ ग्रेटर देन 3, ओके, या फिर ऐसे बोलते हैं 12 इज़ ग्रेटर देन, या सॉरी 12 इज़ लेस देन 3। ऐसे करके मैंने 3 कंडीशन बता दी। अब आप खुद बताओ 5 7 से बड़ा है, ऑब्वियसली सर नहीं है, तो इस टाइम पे कितना आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पे और सिंबल है तो इसको तो ऐसे रहने दो। फिर यहाँ पे 9 इज़ ग्रेटर देन 7, तो ये हमारे पास ठीक है। फिर यहाँ पे और आ गया, फिर यहाँ पे बोला कि 12 बेसिकली 3 से छोटा है, नहीं है सर यहाँ पे, तो ये भी कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम इन दोनों के बीच में जो और है अगर इसको हम यूज़ करें तो यहाँ पे आप खुद बताओ और क्या बोलता है, अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो मैं आपको क्या रिटर्न करके दूंगा, ट्रू आपको रिटर्न करके दूंगा। तो इसने क्या कर दिया, 1 रिटर्न में दे दिया। अब हम वही आगे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो दोनों में से एक अगर 1 है तो हमें आउटपुट में कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 का मतलब क्या आएगा, ट्रू हमें आउटपुट में रिटर्न होके आएगा। ऐसे करके जो आपके पास और गेट है वो वर्क करता है। तो हम वापस फिर से वहीं चलते हैं, तो यहाँ पे आप खुद देख लो इस चीज़ को, क्या किया है यहाँ पे, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7 है, 7 इज़ ग्रेटर देन, बी कितना है हमारे पास, 2, या फिर हमारे पास दे रखा है 7 इज़ ग्रेटर देन 9। तो देखो 7 2 से तो बड़ा होता है तो ये तो ट्रू है, पर 7 9 से बड़ा नहीं होता है, तो ये कि हमारे पास फॉल्स है। पर और गेट हमने यूज़ किया बीच में, तो और क्या बोलता है, अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है या फिर 1 है तब मैं आपको क्या दूंगा, आउटपुट में रिजल्ट, ट्रू हमें आउटपुट में रिजल्ट करके वो देगा। वही चीज़ यहाँ पे हमने ओ आर लिखा है और यहाँ पे हमने इसी चीज़ का सिंबल यूज़ किया है, बाकी कुछ नहीं है ना। जैसे हम नॉर्मली जैसे मैथ में हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं ए डी डी ऐड करने के लिए, पर वही आपको पता है मैथ में आप कैसे लिखते हो, मैथ में आप प्लस सिंबल का यूज़ करते हो, तो वैसे ही है। तो और आप नॉर्मली लिखते हो और का सिंबल पूछा जाएगा तो और का सिंबल 2 डंडे होते हैं ये वाले, और तो बाकी तो कंडीशन सेम ही रहेगी, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कितना आएगा, ट्रू आएगा। फिर एक हमारे पास नेक्स्ट आता है कौन सा, एक्सोर। एक हमारे पास एक्सोर आता है, एक हमारे पास नोट आता है, दोनों आप देख सकते हो यहाँ पे। अब देखो एक्सोर गेट क्या करता है, एक्सोर गेट बोलता है कि मैं आपको रिटर्न करूँगा ट्रू। कब वो रिटर्न करेगा आपको ट्रू, अब ट्रू हमेशा आपने लिखना है कि 1, कि 1 आपको वो कब रिटर्न करके देगा, ओनली 1 ऑफ 2 एक्सप्रेशन इज़ ट्रू, कि जब दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन आपका क्या होगा, ट्रू होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो इसको भी आप देख सकते हो। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे हमने इसको लिखा नहीं है, पर एक गेट आता है हमारे पास, कौन सा, एक्सोर गेट, ओके। अब एक्सोर गेट क्या बोलता है, अगर इसका आप ट्रुथ टेबल देखोगे, वही हम सेम कंडीशन ले लेते हैं, हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, ए और बी हमारे पास वैल्यूज़ है, और एक्सोर लिखने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। वही 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। एक्सोर हमें बोलता है, एक्सोर बोलता है मैं आपको ट्रू तब रिटर्न करूँगा जब दोनों में से ए और बी में से कोई एक वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। तो देखो दोनों में से एक वैल्यू ट्रू कहाँ पे दिख रही है, एक हमें यहाँ पे दिख रही है क्योंकि दूसरी फॉल्स है, एक ट्रू है, और एक हमें कहाँ दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है। इसका मतलब है इन दोनों केस में हमें क्या देगा, ये आउटपुट में 1 देगा, और बाकी के केस में क्या हमें आउटपुट में देगा, वो 0 हमें आउटपुट में देगा, क्योंकि इसने ये चीज़ पहले क्लैरिफाई कर दी है। ये हमें ट्रू तब देगा ओनली इफ़ वन वैल्यू इज़ ट्रू, कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू जब ट्रू होगी तभी वो आपको क्या करके देगा, वो आपको
1 रिटर्न करके देगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट कंडीशन की बात करते हो तो देखो इसमें तो दोनों ही फॉल्स हैं, पहली भी फॉल्स है और दूसरी स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो इस टाइम पे वो आपको क्या देगा, फॉल्स ही देगा, ज़ीरो ही देगा, क्योंकि इसने बोला है कि ट्रू मैं तभी दूंगा जब दोनों में से कोई एक वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। और लास्ट वाले में देखो, लास्ट वाले में दोनों ही ट्रू हैं, लास्ट वाले में क्या है, दोनों ही ट्रू हैं। तो जब दोनों ही ट्रू हैं और इसने ये बोला है कि मुझे एक चाहिए, मुझे दोनों से मतलब नहीं है, तो इस टाइम पे भी वो क्या देगा, आपको आउटपुट में ज़ीरो देगा। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी गई है कि रिटर्न ट्रू ओनली इफ़ वन ऑफ द टू एक्सप्रेशन इज़ ट्रू, कि दोनों में से एक जो वैल्यू है या फिर जो एक एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ट्रू आनी चाहिए, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक। तो अब यहाँ पे इसी चीज़ को अप्लाई करके देख लेते हैं कि इन्होंने कैसे किया हुआ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है वो ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ए की वैल्यू कितनी है, 7 है, जो मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, ए की वैल्यू 7 है और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है। फिर यहाँ पे एक्सोर लिखा हुआ है, तो एक्सोर वहीं सेम ही आ जाएगा एक्सोर। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है सर, 7 है फिर से, और ग्रेटर देन सी मतलब 9। तो देखो 7 2 से बड़ा होता है, हाँ जी सर बड़ा होता है, 1 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, एक्सोर आ गया। फिर यहाँ पे लिखा है कि 7 इज़ ग्रेटर देन 9, तो यहाँ पे सर 0 आ गया। तो वही चीज़ अगर हम बात कर लेते हैं, दोनों में से अगर एक वैल्यू ट्रू है तभी एक्सोर गेट क्या करता है, आपको ट्रू रिटर्न करके देता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, और उसका रिजल्ट कितना आएगा, ट्रू रिजल्ट आपको वो आउटपुट में आपको देगा। देन नेक्स्ट जो आपके पास सिंबल बचता है वो कौन सा बचता है, आपके पास और गेट बचता है ना, बाकी तो हमने सॉरी नोट गेट बचता है। हमने एंड डिस्कस कर लिया और डिस्कस कर लिया, हमारे पास कौन सा बच गया, यहाँ पे नोट गेट बच गया। तो देखो नोट गेट क्या बोलता है, नोट गेट बोलता है कि जो भी आपके पास आप मुझे वैल्यू दोगे, जो भी आप मुझे वैल्यू दोगे उसको मैं क्या कर दूंगा, उसको इन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, वैल्यू को ये क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा आता है कि ऐसा कौन सा गेट है जो वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है। इन्वर्ट करने का मतलब है कि उसका जो वैल्यूज़ होते हैं उनको वो चेंज कर देता है ना, इन्वर्ट करना, चेंज करना। तो वो कौन काम करता है, तो वो हमारा नोट गेट काम करता है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया सर, एग्जाम्पल हम वही अगर एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरे पास कोई एक वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेरे पास एक ही वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, 2 की पावर 1 की, सिर्फ मेरी एक ही वैल्यू है। तो एक वैल्यू के लिए बाइनरी में मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, तो देखो अगर 2 की पावर 1 है तो कितना बनेगा, 2 ही बनेगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं वही कि मेरे पास ए एक वैल्यू आ गई और ए का यहाँ पे आ गया ऊपर, इन्वर्ट बोलो, यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो आप, कॉम्प्लीमेंट है ना, वो क्या करता है, इन्वर्ट करता है फिर कॉम्प्लीमेंट कर देता है। तो दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम ले लेते हैं यहाँ पे, कौन कौन से बन जाएंगे अगर हम बात कर लेते हैं। या तो हमारे पास 0 होगा या तो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, दो ही पेयर बन सकते हैं ना। अगर आपके पास बाइनरी में दो वैल्यूज़ में कौन कौन सी बन सकती हैं, या तो 0 बन सकती है या तो वो 1 बन सकती है। अब मैंने क्या बोला कि जब इन्वर्ट, क्योंकि जो हमारे पास नॉट गेट है वो क्या करता है, वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है। इन्वर्ट करने का मतलब है कॉम्प्लीमेंट कर देता है। कॉम्प्लीमेंट बंदे करने का मतलब क्या हुआ, अगर आपकी इनपुट 0 है तो उसको वो कितना कन्वर्ट कर देगा, उसको 1 कर देगा कन्वर्ट। अगर आपकी इनपुट 1 है तो उसको कितना कर देगा, वो 0 में बदल देगा, कन्वर्ट कर देगा। इसी चीज़ को हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो नोट सिंबल का ये वाला होता है, जो आप नोट यूज़ करेंगे पीएचपी के अंदर, उसके लिए आप सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। कि ऐसे करके जो सिंबल है इसका आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। देन यहाँ पे लिखा है रिटर्न्स ट्रू इफ़ एन एक्सप्रेशन इज़ नॉट ट्रू। बेसिकली ट्रू कब देगा, जब एक्सप्रेशन नॉट ट्रू होगा। समझ आ गया क्या मतलब है बोलने का, बोलने का मतलब है कि ये ट्रू कब देगा। अगर इस चीज़ को आप ध्यान से नोट करो, बोल रहा था कि ये आपको ट्रू कब देगा, जब एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन है वो नॉट ट्रू होगा। नॉट ट्रू का मतलब क्या हुआ, नॉट ट्रू का मतलब क्या हुआ, ये बात कर रहा है फॉल्स की। जब फॉल्स होगा या फिर नॉट ट्रू होगा तभी आपको क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा। देखो है छोटी सी चीज़ पर देखो घुमाने के लिए कैसे लिखी हुई है कि रिटर्न ट्रू इफ़ एन एक्सप्रेशन इज़ नॉट ट्रू। अगर आपका एक्सप्रेशन या फिर जो आपकी वैल्यू है अगर वो अगर नॉट ट्रू होगी तभी मैं क्या रिटर्न करके दूंगा, आपको ट्रू रिटर्न करके दूंगा। बस सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जो भी आपको आउटपुट आएगी आप उसका उल्टा कर दो, बस ये आपने याद रखना है। जैसे यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7 है,
और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। अब खुद बताओ 7 2 से बड़ा होता है? हाँ जी सर बड़ा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू आउटपुट में कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। पर नोट क्या करता है? नोट इसको उल्टा कर देता है। 1 का कितना कर देगा? वो 0 कर देगा और 0 का मतलब कितना होता है? फ़ॉल्स होता है। तभी यहाँ पे क्या आया आपके पास आउटपुट फ़ॉल्स आए। ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बस आपने ये नोट समझना है कि जो भी आपके पास एक्सप्रेशन की लास्ट में वैल्यू आएगी, जैसे 7 इज़ ग्रेटर देन 2, ये तो ट्रू है, पर नोट क्या बोलता है, मैं जो भी आपकी वैल्यू आउटपुट आएगी मैं उसको उल्टा कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, इन्वर्ट कर दूंगा, कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा। जैसे इसने कॉम्प्लीमेंट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? फॉल्स में वो कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे करके जो आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, इनके क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनके जो सिंबल्स हैं इनको बाकायदा आपने नोट करना है। एंड का, ये और का, है ना, और ये नोट का। ओके, बाकी नॉर्मली तो सभी को पता होता है, पर जो सिंबल्स होते हैं इनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, तो इनको आप नोट कर लेना अलग से। देन जो हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर्स आते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर। अब स्ट्रिंग ऑपरेटर आप सभी को पता ही है, स्ट्रिंग क्या होते हैं? जहाँ पे हम कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट की बात करते हैं। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर अगर आप पीएचपी में देखते हो तो पीएचपी में आपके पास दो टाइप के स्ट्रिंग ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो आप कनकैटिनेट ऑपरेटर का यूज़ करते हो, जिसको आप डॉट बोलते हो, है ना, यहाँ इसको आप क्या बोलते हो? डॉट बोलते हो। ये सिंपल सा एक डॉट आता है। सेकंड जो हमारे पास आता है, इसको हम बोलते हैं कनकैटिनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर। कि आप क्या करते हो, किसी राइट हैंड साइड की वैल्यू को प्लस कर देते हो, मतलब जोड़ देते हो किससे? आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू होती है, ठीक है, राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू के साथ क्या करते हो? कंबाइन कर देते हो। वही लिखे यहाँ पे, द कनकैटिनेशन ऑपरेटर ज्वाइन द राइट एंड द लेफ्ट स्ट्रिंग इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग। The concatenation assignment operator add the argument that is placed on the right hand side of equal operator with the argument placed on the left hand side of the equal operator, है ना। इससे क्या करता है, उन दोनों वैल्यू को वो क्या कर देता है? प्लस कर देता है। तो यहाँ पे इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे वही लिखा है कि HTML के अंदर PHP का हम कोड यूज़ कर सकते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। मैंने ये चीज़ बताई है कि HTML के अंदर हम क्या कर सकते हैं? PHP का कोड एम्बेड कर सकते हैं। पर जब भी PHP का कोड आप यूज़ करोगे, इसको चलाएगा कौन? वेब सर्वर ही चलाएगा। बस ये आपने चीज़ याद रखनी है कि PHP क्या होती है हमारे पास? सिर्फ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे PHP आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल पता है, वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। वेरिएबल के अंदर हमने क्या डाल दिया? एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी, है ना, टेक्स्ट वैल्यू डाल दी। और मैंने बताया था आपको, आप सिंगल कोट भी यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट बनाने के लिए, और डबल कोट का भी यूज़ कर सकते हो, है ना। चलो आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, मुझे नीचे आप कमेंट करके बताएंगे कि डबल कोट्स आप कब यूज़ करते हो और सिंगल कोट आप कब यूज़ करते हो, इनका क्या बेनिफिट होता है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर हमने एक अलग से स्ट्रिंग बना दिया मॉर्निंग नाम का। अब मैंने बोला कि मुझे एक नया स्ट्रिंग बनाना है। नया स्ट्रिंग कैसे बनाना है? मुझे इन दोनों को प्लस करना है। तो प्लस करने के मैंने आपको क्या बताया, आप किसका यूज़ करते हो? डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे देखो डॉट ऑपरेटर कौन सा है, तो इसको ज़रा आप यहाँ पे देख लो। ये हमारे पास आ गई स्ट्रिंग नंबर 1, ये हमारे पास आ गई स्ट्रिंग नंबर 2। अब इन दोनों के बीच में हमने किसका यूज़ किया हुआ है? इन दोनों के बीच में हमने सर डॉट ऑपरेटर का यूज़ किया है। जो यहाँ पे बीच में है इसको हम क्या बोल देते हैं? डॉट या फिर कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन ऑपरेटर भी हम इसको बोल देते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कनकैटिनेशन। ओके, तो कनकैटिनेशन हम ऑपरेटर का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा? स्ट्रिंग 2 क्या है? स्ट्रिंग 2 में हमारे पास मॉर्निंग है और स्ट्रिंग 1 में हमारे पास क्या है? गुड। तो जब हम इन दोनों के आउटपुट देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? गुड मॉर्निंग। ओके, जो हमारे पास अलग अलग वैल्यूज़ थी वो कंबाइन होके कहाँ पे स्टोर हो जाएंगी? अलग मेमोरी में गुड मॉर्निंग के नाम से वो स्टोर हो जाएंगे। इसको अगर आपको थोड़ा वैसे देखना होगा कंप्यूटर की वे में, तो आप कैसे देखोगे इसको? सिंपल से मैं बना देता हूँ। यहाँ पे आपकी आ गई रैम। ये कौन सी मेमोरी आ गई सर? हमारे पास रैम आ गई। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया था, उसका नाम था स्ट्रिंग 1। ओके, मान लेते हैं कंप्यूटर की वो मेमोरी 101 थी। फिर हमारे पास एक दूसरी मेमोरी हमने बनाई, कौन सी? स्ट्रिंग 2 नाम करके, और उसका मान लेते हैं उसकी लोकेशन थी 102। और हमने फिर एक नई मेमोरी बनाई कि न्यू स्ट्रिंग। न्यू स्ट्रिंग करके हमने बनाया, उसकी मेमोरी आ गई हमारे पास 103। तीन हमने अलग अलग मेमोरी बना दी। सबसे पहले जो हमने मेमोरी डिक्लेयर की, उस मेमोरी के अंदर हमने क्या डाल दिया? उस मेमोरी के अंदर हमने डाल दिया गुड। इसके अंदर क्या चला गया? गुड चला गया। ओके, देन मैंने जो मेरे पास स्ट्रिंग 2 थी उसमें मैंने बना दिया मॉर्निंग। उसके अंदर मैंने डाटा डाल दिया मॉर्निंग। जो थर्ड हमारे पास स्ट्रिंग मैंने बनाया, मैंने क्या बोला कि आप क्या करो, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को
जोड़ दो, आपस में कंबाइन कर दो, और जो जुड़ा हुआ आउटपुट आएगी उसको आप न्यू स्ट्रिंग, मतलब 103 मेमोरी है उसके अंदर आप स्टोर कर दो। तो इस टाइम पे मेरे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे तीसरी मेमोरी में, गुड मॉर्निंग। तो ऐसे करके क्या होता है, आपका कनकैटिनेशन वर्क करता है। वही लिखा है ना यहाँ पे, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को आपस में आप जोड़ दो। जोड़ने के बाद आप क्या करो, एक नई मैंने मेमोरी बनाई है उसके अंदर आप उसको स्टोर कर दो जाके। ऐसे करके जो आपका पूरा एक तरीके से ये प्रोग्राम होता है वो वर्क करता है। देन नेक्स्ट हमारे पास एक स्टेटमेंट और दे रखी है। उस स्टेटमेंट का नाम क्या है, बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिंग 1 को क्या किया हुआ है, कनकैटिनेट और इक्वल टू। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे तो एक डॉट का यूज़ किया है, डॉट के साथ किसका यूज़ किया है, इक्वल टू का यूज़ किया है। इसका मतलब क्या है कि आप स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को आपस में कंबाइन करके उसकी वैल्यू किसमें ओवरराइड कर दो, आप उसमें स्ट्रिंग 1 में आप उसको ओवरराइड कर दो। अब कई बच्चे नहीं समझेंगे कि क्या मतलब हुआ, तो इसको मैं आपको थोड़ा ऐसे बता देता हूँ। यही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ फिर से। ये आ गया आपके पास रैम, ये आ गया आपकी रैम। अब यहाँ पे आपने बना दिया स्ट्रिंग 1, ये आपकी आ गई स्ट्रिंग 1। देन आपके पास ये आ गई स्ट्रिंग नंबर 2। स्ट्रिंग 1 में आपने क्या डाला था, यहाँ पे सर हमने गुड यहाँ पे डाला था। स्ट्रिंग 2 में आपने क्या डाला था, मॉर्निंग डाला था। अब क्या हुआ, जब हमने एक स्टेटमेंट लिखी, कौन सी लिखी, आप क्या करो, स्ट्रिंग 1, ठीक है, यहाँ पे मैं डॉलर तो लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। स्ट्रिंग 1 डॉट इक्वल टू, मैंने कर दिया स्ट्रिंग 2, ठीक है, यहाँ पे इसको कर दिया। अब देखो, अगर आप बात कर रहे हो डॉट और इक्वल टू, ये क्या काम करता है, जो ये वाला ऑपरेटर है ये क्या करता है, ये बेसिकली सबसे पहले डॉट डॉट करने का मतलब क्या होता है, आप दोनों को कंबाइन कर रहे हो। किस किस को कंबाइन कर रहे हो, लेफ्ट साइड की वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू, आप इन दोनों के बीच में क्या कर रहे हो, कनकैटिनेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो आप खुद बताओ, लेफ्ट साइड की वैल्यू स्ट्रिंग नंबर 1 है, स्ट्रिंग नंबर 1 में कितना है सर, हमारे पास गुड है, और स्ट्रिंग नंबर 2 में कितना है सर, मॉर्निंग। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, गुड मॉर्निंग हमारे पास आ जाएगा। गुड मॉर्निंग आ गया हमारे पास। जैसे गुड मॉर्निंग आ गया तो इसका मतलब है इक्वल टू, मतलब ये वैल्यू आप किस में भेज दोगे, आप इसकी वैल्यू कहाँ पे डाल दोगे, स्ट्रिंग नंबर 1 में डाल दोगे। तो स्ट्रिंग नंबर 1 में तो ऑलरेडी वैल्यू पड़ी है, कौन सी वैल्यू पड़ी है, गुड पड़ी है। अब इसकी वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू डिलीट होके नई वैल्यू कौन सी यहाँ पे एंटर हो जाएगी, यहाँ पे सर नई वैल्यू हमारे पास गुड मॉर्निंग एंटर हो जाएगी। ओके, इसने बस कुछ नहीं किया, इसने बेसिकली जो स्ट्रिंग 2 था, मॉर्निंग था, उसको गुड के साथ कोलैब कर दिया, इकट्ठा कर दिया, और उस मॉर्निंग को या फिर टोटली गुड मॉर्निंग को कहाँ पे ओवरराइट कर दिया, जो हमारे पास पहली वाली जो मेमोरी थी उसी में इसने क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया। क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले बताई है, जब भी इक्वल टू लिखा होता है किसी भी चीज़ में तो यहाँ पे हमेशा वैल्यू आती है, और यहाँ पे आता है मेमोरी, कि किस मेमोरी में आपको वो वैल्यू डालनी है। तो मेमोरी मेरे पास कौन सी है, स्ट्रिंग 1। स्ट्रिंग 1 के अंदर आपको कौन सा डाटा डालना है, वो डाटा डालना है जब आप स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को आपस में जोड़ दोगे। जोड़ने के बाद आप क्या करोगे, स्ट्रिंग 1 में वो डाटा वहाँ पे डाल दोगे या फिर इंसर्ट कर दोगे, है ना। तो ऐसे करके क्या होता है, आपके पास जो है इक्वल टू, मतलब डॉट इक्वल टू जो है वर्क करता है। इसको हम बोलते हैं कनकैटिनेशन असाइनमेंट। वही चीज़ आप यहाँ पे फिर से देख लो, यहाँ पे आउटपुट भी दे रखी है। यहाँ पे देख किया मैंने एको न्यू स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग को आप क्या करो, प्रिंट करो। देखो न्यू स्ट्रिंग कौन सी है, ये वाली लाइन है। इसका मतलब आउटपुट में क्या आएगा सर, गुड मॉर्निंग आएगा। तो देखो गुड मॉर्निंग यहाँ पे आ गया। फिर मैंने नेक्स्ट क्या चीज़ प्रिंट की स्क्रीन के ऊपर, स्ट्रिंग 1, कि जो स्ट्रिंग 1 फिर से जो, क्योंकि देखो स्ट्रिंग 1 में हमने क्या किया, इसकी जो पहले गुड की वैल्यू थी उसको हमने चेंज कर दिया किससे, गुड मॉर्निंग से। तो हमें स्क्रीन के ऊपर कितना आएगा, फिर से गुड मॉर्निंग हमें दिखेगा वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। तो ऐसे करके जो आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं वो वर्क करते हैं किसके, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम पूछी गए हैं, कि कनकैटिनेशन ऑपरेटर, या फिर जब भी आपको दो वैल्यू को ज्वाइन करना होता है तो उसके लिए आप कौन सा सिंबल का यूज़ करते हो, कनकैटिनेशन ऑपरेटर या फिर डॉट सिंबल का आप यूज़ करते हो। और कनकैटिनेशन असाइनमेंट भी आपने अंडरस्टैंड कर ली कि कैसे एक मेमोरी की वैल्यू हम एक तरीके से मॉडिफाई या फिर अपडेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कनकैटिनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर, कि उसमें हम एक नई वैल्यू ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, उसी मेमोरी को हम ओवरराइट कर देते हैं।
तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं पर एग्ज़ाम रेलेवेंट बनती हैं, तो इनको क्या करना होता है, आपने अंडरस्टैंड करना होता है। फिर नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे पास यहाँ पे ये बनता है, ठीक है? वैसे तो इसके अलावा और भी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास बनता है कंबाइंड ऑपरेटर्स, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास जो आता है कंबाइंड ऑपरेटर। तो कंबाइंड ऑपरेटर आप समझ ही ले हो कि जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं, उनको आप क्या करते हो, कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हो। जैसे आ गया हमारे पास प्लस इक्वल टू, तो प्लस इक्वल टू क्या मतलब हुआ इसका? जैसे यहाँ पे लिखा है कि $x प्लस इक्वल टू 2, ओके? इसका मतलब क्या हुआ कि $x के अंदर क्या होगा, x प्लस 2 प्लस होने के बाद कहाँ पे चला जाएगा, $x के अंदर चला जाएगा। वही सेम जो मैंने ऊपर आपको बताया ना कि यहाँ पे x नाम की हमारे पास एक मेमोरी है, ओके? तो हमने क्या किया, $x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर दिया, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सिंपल लिखा $x प्लस इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि पहले तो $x को आपको प्लस करना है, किसके साथ, 2 के साथ। तो इसको अगर आप पूरा देखोगे तो ऐसे आ जाएगा $x इज इक्वल टू $x प्लस 2। क्या आपने क्या किया, $x और 2 को आपस में प्लस कर दिया। प्लस होने के बाद जो इक्वल टू ऑपरेटर क्या काम करता है, ये बोलता है कि जो भी वैल्यू आएगी उसको आप कहाँ पे डाल दो, जो मेमोरी आपकी x है उसके अंदर आप मेमोरी में वो डाटा डाल दो, है ना? जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया ना गुड मॉर्निंग वाला, बस वही सेम फंडा चलता है यहाँ पे भी। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन में आप क्या करते हो, यूज़ करते हो। और वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि जब आप प्लस इक्वल टू यूज़ करते हो, तो जब आप इसको पूरा खोलते हो या फिर ओपन करके देखते हो, तो ओपन करके देखने का मतलब क्या है, जो आपके पास प्लस इक्वल टू वो कैसे यूज़ होता है, पहले आप इन दोनों को प्लस करते हो, बाद में जो भी वैल्यू आती है उसको आप इक्वल टू ऑपरेटर की हेल्प से उसी मेमोरी में क्या कर देते हो, ओवरराइट कर देते हो। वैसे ही माइनस इक्वल टू, है ना, कुछ नहीं है, आपने उसी वैल्यू को माइनस किया और इक्वल टू ऑपरेटर के साथ आपने क्या किया, उसी मेमोरी में उसको ओवरराइट कर दिया। तो ऐसे करके ये सारे जो होते हैं, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, मॉड्यूलस ऑपरेटर का, है ना, कनकैटनेट, इक्वल टू जो हमने ऊपर भी देख लिया, ऐसे करके आप ये सारी चीज़ें क्या करते हो, यूज़ करते हो। तो आई होप आपको ये जो सारे फंडे हैं, क्योंकि मैंने ऊपर एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया था, तो बस वही है, बाकी सारे आपको एक्सप्रेशन तो सभी को पता ही होते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब ये क्या काम होता है इनका, ये वो काम करते हैं जब आपको वैल्यू को एक एक पॉइंट बढ़ाना होता है या फिर एक एक पॉइंट क्या करना होता है, कम करना होता है, तो उनको आप यूज़ करते हो। तो सबसे पहले आपने यूज़ करना है प्लस प्लस ऑपरेटर का, ठीक है, प्लस प्लस ऑपरेटर का। और इसको हम क्या बोल देते हैं, प्री इंक्रीमेंट बोल देते हैं। जब भी आपकी वैल्यू से पहले, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑपरेटर से पहले, या फिर एक्चुअल जो वैल्यू होती है उससे पहले आप क्या करते हो, प्लस प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हो, तो उसको हम बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। अब प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको क्या करना है, मेमोरी को पहले ही इंक्रीमेंट करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है एको प्लस प्लस $x, तो प्लस प्लस $x का मतलब क्या है कि आपके पास एक मेमोरी है, देखो यहाँ पे x की वैल्यू 2 दे रखी है, तो आपकी एक मेमोरी है रैम के अंदर, उसके अंदर वैल्यू कितनी पड़ी है, उसके अंदर वैल्यू पड़ी है 2, ओके? ये मेमोरी का नाम कितना है, वो मेमोरी हम आपकी x है, x के अंदर कितना मेमोरी पड़ा है, 2 पड़ा है। और प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट में होता है कि पहले आप वैल्यू को बढ़ाओ, उसके बाद क्या करो, जो भी आपको काम करना है वो आप करो। तो देखो एको मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है, पर प्रिंट मुझे क्या करना है, प्लस प्लस एक्स, कि एक्स मेमोरी के अंदर जो भी डाटा है उसको आप क्या करो, एक कदम से बढ़ा दो। सिंपल बोलूँ तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आप बात कर रहे हो प्लस प्लस एक्स की, इसका मतलब होता है कि आप क्या करो, एक्स के अंदर एक वैल्यू प्लस कर दो, ओके? एक वैल्यू आप क्या कर दो, प्लस कर दो। एक्स में पहले कितना पड़ा है, 2 पड़ा है, तो 2 + 1 कितना बन जाएगा हमारे पास, 3 बन जाएगा। तो जैसे ही 3 बन गया, 3 बनने के बाद आप क्या करो, उसको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दो, तो आउटपुट में कितना आएगा आपके पास, 3 आएगा आउटपुट में। फिर हमारे पास आता है प्री, जैसे इंक्रीमेंट हुआ मतलब आपने क्या किया, कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले आपने वैल्यू को चेंज किया। वैसे आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को अगर बढ़ा सकते हो तो वैल्यू को घटा भी सकते हो ना। तो आप क्या करते हो, जब आप माइनस माइनस यूज़ करते हो तो इसका मतलब होता है प्री डिक्रीमेंट। आप क्या कर रहे हो, ऑपरेशन कोई भी परफॉर्म होने से पहले आप क्या कर रहे हो, मेमोरी की वैल्यू को कम कर रहे हो, घटा रहे हो। तो वही अगर एग्जांपल हम ले लेते हैं, फिर सेम एग्जांपल आ गया वो ऊपर वाला। रैम कितनी है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास मेमोरी में कितना है, 2 पड़ा है रैम के अंदर, और इस मेमोरी का नाम कितना है, एक्स। अब आपको क्या करना है, इसकी मेमोरी की वैल्यू को घटाना है। तो घटाने का मतलब क्या है कि जहाँ पे आपकी वैल्यू
एक्स के अंदर 2 थी, उसमें आप क्या कर दो, एक कम कर दो, तो एक्स की नई वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे जो मेमोरी है इसमें क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, वैल्यू 2 से कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आपकी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो आउटपुट में कितना आएगा, तभी आउटपुट में 1 आपका आउटपुट में आ जाएगा। उसके बाद आपने सिंपल कुछ नहीं किया, एको मतलब प्रिंट कर दिया हुआ है कि जो भी वैल्यू अभी मेमोरी में है वो आप मुझे क्या कर दो, प्रिंट करके बता दो। ये होते हैं हमारे पास प्री इंक्रीमेंट, कि आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन मैंने क्या यहाँ क्या यूज़ किया, ऑपरेशन की जगह मैंने सिर्फ एक कमांड यूज़ करी, एको, कि जो भी मेमोरी के अंदर है वो मुझे बताओ। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, मेमोरी को पहले ही बदल दिया जाता है आउटपुट स्क्रीन पर भेजने से पहले। ओके। और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले आउटपुट में भेजा जाता है, बाद में वैल्यू चेंज की जाती है। ओके। प्री और इसमें ना बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो इनको आप क्या करना, अंडरस्टैंड कर लेना इनको अच्छे ढंग से। इसको मैं आपको ना थोड़ा यहाँ पे बताता हूँ, ताकि आपको ना कन्फ्यूज़न जो क्रिएट होती है वो यहाँ पे ना क्रिएट हो। तो आप यहाँ पे नोट करोगे, आपके पास क्या होते हैं बेसिकली, एक आपके पास आता है प्री, दूसरा आता है आपके पास पोस्ट। तो जो आपके पास प्री वाले होते हैं, प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, पहले आप क्या करो, पहले आप चेंज करो। ठीक है, चेंज क्या करोगे, मेमोरी की वैल्यू, उसके बाद जो भी ऑपरेशन है वो आप परफॉर्म करोगे। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, प्री इंक्रीमेंट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, या तो आप प्री इंक्रीमेंट में मेमोरी में क्या करोगे, या तो मेमोरी में बढ़ोतरी करोगे, ठीक है, मेमोरी में क्या करोगे, +1 करोगे, या तो आप क्या करोगे, मेमोरी में जो भी डाटा होगा ना उसमें आप क्या करोगे, -1 करोगे। तो जहाँ पे आप प्लस प्लस यूज़ करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, या फिर एक कदम बढ़ाते हो तो इसको हम बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे ना इंक्रीमेंट मत लिखना, यहाँ पे इंक्रीमेंट मत लिखना, यहाँ पे सिंपल आप लिखना प्री। प्री के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एक तो आप प्री इंक्रीमेंट करते हो, दूसरा आप क्या करते हो, प्री डिक्रीमेंट। अब इस चीज़ को आप मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट में समझो, यहाँ पे होता क्या है, ये आ गया आपके पास रैम। अब आपने क्या किया, आपने सिंपल बोला प्लस प्लस, क्योंकि जब प्री इंक्रीमेंट की बात होती है तो जो ऑपरेटर होते हैं वो हमेशा वैल्यू से पहले लिखे जाते हैं, तभी इसका नाम क्या है, प्री, कि वैल्यू से पहले लिखो इसको। तो प्लस प्लस, तो वैल्यू मेरे पास कुछ भी आ सकती है, कोई भी वेरिएबल आ सकता है, तो मैंने कर दिया प्लस प्लस एक्स करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ऐसे मैंने कर दिया, इसको लिख दिया। और मान लेते हैं कि जो मेरे पास रैम में एक्स नाम की कोई मेमोरी है, उसके अंदर मेरे पास वैल्यू पड़ी है 20, सपोज कर लेते हैं 20 मेरे पास यहाँ पे वैल्यू पड़ी है। एक टाइम पे मैंने ये कर दिया, फिर मैंने क्या कर दिया, माइनस माइनस एक्स, दो मैंने यहाँ पे क्या कर दी, स्टेटमेंट मैंने लिख दी। फर्स्ट टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको कम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब बढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। तो जब मेरे पास फर्स्ट जो स्टेटमेंट है जब ये चलेगी, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये चलेगी, इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे बेटा ये होगा कि जो आपके पास एक्स के अंदर जो भी मैम वैल्यू है, एक्स के अंदर जो भी वैल्यू है उसमें क्या हो जाएगी, एक की बढ़ोतरी हो जाएगी। क्या होगा, एक की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो एक्स की अभी वैल्यू कितनी है, 20, 20 से वो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब साथ में मान लेते हैं मैंने यही चीज़ लिखी होती, एको मतलब आप मुझे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बताओ किस चीज़ के बारे में, रैम की जो ये मेमोरी है, एक्स नाम की मेमोरी है। ओके, इसमें अगर आप क्या करोगे, कुछ एक वैल्यू अगर आप बढ़ा दोगे, बढ़ाने के बाद जो मतलब प्रिंट होके आएगा वो आप मुझे बताओगे। तो जब आप प्री इंक्रीमेंट की बात करते हो इसका मतलब है कि कोई भी ऑपरेशन है, जैसे यहाँ पे मैंने एको लिखा है ना, तो अगर आपको एको मतलब आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भेजना है, ये मैंने कमांड आपको दी है, पर भेजने से पहले आपको क्या करना है, जो भी मेमोरी है उसमें क्या करो, आप एक एक अंक की बढ़ोतरी कर दो। तो एक अंक की जैसे आपने बढ़ोतरी कर दी, जहाँ पे पहले आपका 21 था, 21 के बाद वो कितना, मतलब 20 था, 20 के बाद वो कितना बन गया, 21 आपका बन गया। तो जैसे ही इसका काम ख़त्म हो गया, इस लाइन का जैसे ही काम ख़त्म हो गया स्टेटमेंट का, या फिर इस एक्सप्रेशन का जैसे ही काम ख़त्म हो गया, अगर ऑपरेटर बोले तो ऑपरेटर का इसका काम ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या होगा, जो भी वैल्यू होगी मेमोरी एक्स के अंदर,
उसको आप कहाँ पे भेज दो, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर भेज दो। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 21 मेरे पास आ जाएगा। वही अगर मैं यही चीज़ फिर से कंटिन्यू करूँ किसके लिए, माइनस माइनस एक्स, और मैंने इससे पहले कर दिया एको। क्या आप मुझे प्रिंट करके बताओ, जो मेमोरी में एक्स नाम की, मतलब एक्स नाम का जो वेरिएबल है या फिर एक्स नाम की जो मेमोरी है, उसके अंदर जो डाटा है उसमें आप एक कमी करो। तो देखो अभी मेमोरी के अंदर कितना है असर, अभी मेमोरी के अंदर 21 पड़ा है। तो आप कुछ मत करो, आप क्या करो, एक्स के अंदर कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 में से आप एक कम कर दो। एक्स की अब नई वैल्यू कितनी होगी, एक्स की नई वैल्यू फिर से 20 होगी। तो फिर से यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जहाँ पे वैल्यू 21 थी वहाँ पे अब वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। जैसे ही प्री का काम ख़त्म हो गया, प्री का मतलब है कि मेमोरी कोई भी और काम करने से पहले मैंने क्या कर दिया, मेमोरी को अपडेट कर दिया। तो जैसे मेमोरी को अपडेट कर दिया, अब आप क्या कर सकते हो, उसको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर भेज सकते हो। तो जैसे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर भेजोगे तब आपके पास आउटपुट में कितना आएगा, 20 आपके पास आउटपुट में आएगा। बस आपने ये याद रखना है कि प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है कि कोई भी चीज़ है पहले आपको मेमोरी में चेंज करना है, मेमोरी में चेंज करने के बाद ही आपको आगे कोई जो ऑपरेशन दे रखा होगा उसको आपको परस्यू करना है, मतलब फिर उसको आपके आगे करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। जब तक आपने मेमोरी में अपडेट नहीं किया तब तक आप कोई भी ऑपरेशन नहीं करोगे। ये मतलब होता है प्री इंक्रीमेंट या फिर प्री डिक्रीमेंट का। फिर जो सेकंड कंसेप्ट आता है इसको हम बोलते हैं पोस्ट। पोस्ट में भी दो चीज़ें आती हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो, पोस्ट इंक्रीमेंट कर सकते हो, दूसरा आप क्या कर सकते हो, पोस्ट डिक्रीमेंट कर सकते हो। पोस्ट इंक्रीमेंट में अब देखो, जहाँ पे प्री इंक्रीमेंट में क्या था, वैल्यू से पहले आप ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे, ऑपरेटर मतलब प्लस प्लस जो सिंबल था, वही चीज़ आप क्या करोगे अब पोस्ट इंक्रीमेंट में बाद में यूज़ करोगे। तो पहले आपने वैल्यू लिखनी है, उसके बाद आप क्या यूज़ करोगे, प्लस प्लस यूज़ करोगे। अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल ले लेता हूँ तो एक्स आ गया, एक्स के आगे आप क्या यूज़ करोगे, प्लस प्लस यूज़ करोगे। और जितने भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखोगे ना, तो जहाँ पे कंडीशन वगैरह लगाई होती है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें पता नहीं कितनी बार यूज़ की होती हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट। तो इनको आपको समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। फिर हमारे पास जो पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो इसमें क्या होगा, वैल्यू के आगे आप माइनस माइनस कर दो, तो यहाँ पे एक्स माइनस माइनस। तो सर इसका हमें बता दो क्या हुआ, तो इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर अब देखो, पोस्ट पोस्ट का मतलब होता है कि पहले जो मैंने आपको काम दिया है आप वो काम मुझे करके दो, उसके बाद आप मेमोरी में चेंज करते रहो। समझ आ गया। प्री में हमने क्या किया, पहले हमने मेमोरी में चेंज किया, उसके बाद हमने जो ऑपरेशन करना था वो हमने किया। ओके, प्री में क्या किया हमने, प्री में हमने पहले मेमोरी वैल्यू को क्या किया, चेंज किया, उसके बाद हमने कोई ऑपरेशन था वो परफॉर्म किया। पर अगर हम पोस्ट की बात कर लेते हैं तो पोस्ट में क्या होता है, पहले आप क्या करो, पहले जो मैंने आपको टास्क दिया है, ठीक है, जो मैंने आपको काम दिया है आप उसको करो। अब काम इन द सेंस, जो भी मैंने आपको फंक्शन दिया या फिर जो भी मैंने आपको करने को बोला है, जो भी एक्शन परफॉर्म करने को बोला है, ठीक है, काम बोलो या फिर जो भी मैंने आपको एक्शन बोला है करने के लिए, आप उसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, एक्शन को आप क्या करो, एग्जीक्यूट करो, बाद में आप मेमोरी अपडेट करो। ठीक है, बाद में आप क्या करो, मेमोरी को अपडेट करो। ये मतलब होता है आपका पोस्ट का। एग्जाम्पल आ गया, जैसे वही अगर सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरे पास मेमोरी है रैम, इसके अंदर मेमोरी के अंदर कितना डाटा पड़ा है, 20 पड़ा है, और इस मेमोरी का नाम है मेरा एक्स। ये मेरे आगे कौन सी मेमोरी, रैम आ गई। देन आप यहाँ पे क्या कंसीडर कर सकते हो, फर्स्ट मेरे पास कंडीशन आ गई कौन सी, एको एक्स प्लस प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले मैंने क्या बोला आपको, मैंने जो काम दिया है, काम क्या दिया मुझे, प्रिंट करके बताओ। काम क्या है, आपको मुझे कंप्यूटर स्क्रीन पे बताना है कि जो एक्स नाम की मेमोरी है उसके अंदर कितना डाटा पड़ा हुआ है ना। तो काम तो पहले ये है कि आप मुझे जो मेमोरी के अंदर डाटा है आप मुझे वो डाटा लेकर दो। तो मेमोरी के अंदर कितना डाटा है, 20। तो कम 20 कहाँ आ जाएगा, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। जैसे 20 मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगा, अब देखो ये था हमारे पास फ्रंट एंड पे जो आपको दिख रहा है। बैक एंड पे क्या होगा, बैक एंड पे क्या होगा, जैसे ये वाली मेमोरी, मतलब जब ये वाला काम ख़त्म हो गया उसके बाद ये क्या करेगा, जो ये एक्सप्रेशन है ये अपने आप में एक वैल्यू को प्लस कर लेगा, बढ़ोतरी कर लेगा। तभी हमने इसको क्या बोला, पोस्ट इंक्रीमेंट, कि पहले जो मैंने आपको काम दिया आप उस काम को कर लो, उसके बाद में जाके आप मेमोरी में बढ़ाओ, मेमोरी में चेंज करो।
तो अब देखो, जहाँ पे वैल्यू इसने मुझे वैल्यू स्क्रीन के ऊपर 20 बताई, पर जैसे ही पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ तो पोस्ट इंक्रीमेंट के बाद क्या हो गया, जो मेरी वैल्यू पहले 20 थी तो 20 के बाद अब वो किस में चेंज होगी, 21 में वो चेंज होगी। तो समझ आया कि दोनों में क्या डिफरेंस था। प्री में ये डिफरेंस था, प्री बोलता है कि पहले आप मेमोरी में चेंज करो, मेमोरी में चेंज जो भी हो जाएगी नई वैल्यू, वो आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर भेज दो। पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट में बोला जाता है कि जो मैंने आपको काम दिया है पहले, आप पहले वो करो, जो भी आपको मेमोरी में चेंज करना है वो आप अपने हिसाब से बाद में करते रहना। ये मतलब होता है प्री एंड पोस्ट का, मतलब वही बोलता है ना कि एक काम को आप पहले कर लो, एक काम को आप बाद में करो, ये मतलब होता है प्री एंड पोस्ट का। और वही अगर एग्जांपल मैं अगर सेकंड ले लेता हूँ डिक्रीमेंट करने का, एक्स माइनस माइनस, इसको मैंने बोल दिया एको एक्स माइनस माइनस करके मुझे बताओ। इस टाइम पे भी क्या होगा, एको क्या करेगा, जो भी मेमोरी एक्स है उसके अंदर वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं इसके अंदर 21 वैल्यू पड़ी है अभी, है ना, तो मुझे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कितना देगा, वो 21 मुझे देगा। बाद में वो क्या करेगा, क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट है ना, तो बाद में वो क्या करेगा, एक्स में एक वैल्यू कम कर देगा। तो एक्स में कितना था 21, तो 21 में से एक माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 20। जहाँ पे वैल्यू पहले 21 दिख रही थी वो वैल्यू फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 20 में वो कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे करके जो आपका प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट होता है वो वर्क करता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती है और बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड करनी है। और जब आपने ये सारा कंसेप्ट क्लियर कर लिया, तो अब आप इस चीज़ को फिर से क्लैरिफाई करोगे। प्लस प्लस वैल्यू मतलब आपने क्या किया, प्री इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब मेमोरी में अगर 2 था तो 2 से वो मेमोरी में पहले डाटा बदलेगा, 2 से 3 हो जाएगा, और 3 कंप्यूटर स्क्रीन पे भेज देगा, तो वो 3 आ जाएगा। वही अगर आप नेक्स्ट कंसेप्ट को देखोगे, क्या मतलब है यहाँ पे, प्री डिक्रीमेंट की पहले मेमोरी की वैल्यू कम करो, कम करने के बाद मुझे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वो दे दो। तो यहाँ पे 2 में से अगर आप एक चला घटा दोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। फिर आता है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या है, पहले जो मैंने आपको काम दिया है मेमोरी के अंदर कितना पड़ा है वो मुझे दो, बाकी बाद में करते रहना। अभी कितना है यहाँ पे, एक्स एक्स के अंदर कितनी वैल्यू है, 2, तो 2 मुझे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख गई। पर ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि ये तो आपको दिख रहा है, ये तो आपको आउटपुट कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, पर बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, बैकग्राउंड में जो आपकी एक्स नाम की वैल्यू वैल्यू 2 थी, वो किस में चेंज हो जाएगी, उसमें 2 + 1 हो जाएगा, तो एक्स की नई वैल्यू कितनी होगी, 3 हो जाएगी। फिर हमारे पास एको वही वेरिएबल एक्स, उसमें माइनस माइनस। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला, पोस्ट में पहले आप मेरा काम करो, बाद में आप मेमोरी में चेंज करते रहना। तो काम करने के लिए पहले वो मेमोरी में देखेगा कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 2 यहाँ पे आ जाएगा। पर यही चीज़ आपने बैक एंड में समझनी है कि इसका मतलब है जब ये चलेगा x-1, तो x में कितनी वैल्यू है पहले, 2 है, तो 2 में से 1 जब चले जाएगी तो अब आपकी मेमोरी में नई वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। एक वैल्यू वो है जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखती है, ये सारी वैल्यू आपको कहाँ पे दिखेंगी, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिखेंगी। और जो मैंने आपको ऊपर वैल्यू बताई, ये कहाँ पे चेंज हो जाएंगी, आपकी मेमोरी के अंदर ये चेंज हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें इस वे में कोई नहीं बताता है, तो जिन्होंने नोट करना होगा ना वो काइंडली अच्छे ढंग से ये सारे पॉइंट एक प्रॉपर अच्छे ढंग से नोट बना के इनको क्या करना, हाईलाइट करके ना कॉपी में अच्छे ढंग से नोट कर लेना, क्योंकि ये जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे ना, उनमें सारे जो कंसेप्ट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। जब तक आपको ये चीज़ें क्लैरिफाई नहीं होंगी तब तक काफ़ी डाउट आपके मन में रहेंगे, और मतलब प्री एंड पोस्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जब भी आप बात करें तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। बाकी जो इसके आगे का जो क्लास है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत हो गया आपके लिए। ओके, हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। बाकी इसके अलावा कोई आपकी फीडबैक या कुछ चीज़ें होती हैं तो आप मुझे इसके रिगार्डिंग नीचे कमेंट कर दिया करो।